Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges Narwal. I am going to discuss the next topic is paper chromatography. बच्चों, जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ही है एक तरह की। यानी कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कैसी क्रोमेटोग्राफी थी जिसमें जो स्टेशनरी फेज थी वो क्या थी, लिक्विड थी। अब आपके पास जो यहाँ स्टेशनरी फेज है वो है वाटर विच आर एब्जॉर्ब ऑन पेपर। तो इसमें जो वाटर है वो बिहेव करेगा एज एन इमिसिबल लिक्विड टुवर्ड आ मोबाइल फेस, और जो पेपर के ऊपर से इजीली पास ओवर हो जाएगा। तो इसमें बच्चों जो क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये 3 तरह से हो सकती है, लेकिन आपकी बुक में या आपके सिलेबस में जो क्रोमेटोग्राफी है वो सिर्फ एक तरह की बयां की हुई है। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं यहाँ? एक है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, दूसरी है डिसेंडिंग, तीसरी है रेडियल और सर्कुलर। ये बच्चों 3 तरह की क्रोमेटोग्राफी आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, तो हम सिर्फ ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी ही पढ़ेंगे। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी वर्किंग वो क्या है? सबसे पहले बच्चों इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसकी जो डायग्राम है, इसको समझें। इसमें सबसे पहले आपके पास एक टैंक है, ये ऐसे कहने कि ये आपके पास बीकर है। इसके अंदर आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है, ये सॉल्वेंट मेंशन किया है। उसके बाद आपने इसके अंदर एक पेपर की स्ट्रिप को सस्पेंड करना है। इसका क्या मतलब है? पेपर आपने लेना है, वो पेपर कौन सा आपने लेना है? वटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 होगा। उसको आपने कितना लेना है? वो 20 सेंटीमीटर हो सकता है। उसको आपने इस टैंक के अंदर सस्पेंड करना है, लटकाना है, हैंग करना है विद अ ग्लास रॉड। बच्चों ये ग्लास रॉड आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ इस पेपर को लटकाना है आपने इस टैंक के अंदर या इस बीकर के अंदर। और उसके बाद बच्चों इस पेपर के ऊपर आपने नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि ये यहाँ जो सॉल्वेंट लिया है इसका जो नीचे वाला एंड है, इससे ऊपर की तरफ जाएं तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जाएं नीचे से, तो वहाँ आपने एक पेंसिल के साथ लाइन लगा लेनी है, जिसको आप रेफरेंस लाइन भी कह सकते हो या फिर बेस लाइन भी कह सकते हो। फिर आपने क्या करना है कि जो आपने लाइन लगाई है, अब उसके ऊपर आपने वो वाले सैंपल मिक्सचर सॉल्यूशंस का स्पॉट लगाना है, जिसको आपने एनालिसिस करना है, जिसको एनालाइज करना है या जिसको आपने स्टडी करना है। स्पॉट लगा लिया आपने, फिल्टर पेपर भी आपने इसके अंदर डिप कर दिया। अब आपने इस बीकर को ऊपर से ढांप लेना है, कवर कर लेना है, ताकि होमोजिनाइज एटमॉस्फेयर इंट्रोड्यूस किया जा सके विदन या इनर द टैंक या क्रोमेटोग्राफिक टैंक। यानी कि आपने जो ऊपर कवर रखा है, जो ऊपर से इसको ढांप दिया है, ये क्यों किया है? ताकि बाहर से या बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से आपका जो क्रोमेटोग्राफिक का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, ये डिस्टर्ब ना हो, ताकि जो अंदर का एटमॉस्फेयर है वो होमोजीनियस रहे, यानी एक जैसा रहे। अब आपने करना क्या है? उस पेपर को इस सॉल्वेंट के अंदर कितना डिप करना है? बच्चों ख्याल रहे कि जो पेपर आपने इसके अंदर लटकाया है उसको इस तरह डिप करना है कि उस पेपर का जो नीचे वाला एंड है सिर्फ वो इसके अंदर डिप हो, यानी कि जो आपने बेस लाइन लगाई है वो इसके अंदर डिप ना हो। तो जब आप उसको अच्छी तरह से इसमें डिप करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी की देर के बाद ये जो नीचे सॉल्वेंट आपने लिया था वो पेपर के साथ जब अटैच होगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा ऊपर की तरफ थ्रू आ कैपिलरी एक्शन। बच्चों आपने बायो में कैपिलरी एक्शन पढ़ा होगा कि जब प्लांट पानी नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि अपनी रूट से
शूट्स की तरफ लेके जाते हैं तो वहाँ आप एक प्रोसेस पढ़ते हो जिसको आप कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो इसी प्रोसेस के थ्रू इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी जो सॉल्वेंट है इस टैंक के अंदर वो मूव करना शुरू कर देगा पेपर की तरफ, और पेपर से होता हुआ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट है ये नीचे से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। अब बच्चों जब ये जो सॉल्वेंट है ये मूव कर जाए 3/4 पार्ट ऑफ द पेपर, यानी कि उस पेपर का तीसरा हिस्सा जब सॉल्वेंट मूव करके ऊपर की तरफ चला जाए, अब आपने फिर उसको क्या करना है, उस ढक्कन को रिमूव करें और इस पेपर को यहाँ से रिमूव करवा लें। पेपर को बाहर निकालें, बाहर निकाल के आपने क्या करना है, उसको ड्राई करना है, उसको आपने सुखाना है। जब सूख जाएगा तो आप देखेंगे कि इस पेपर के ऊपर डिफरेंट स्पॉट नज़र आएंगे, और मैं जो स्पॉट नज़र आएंगे वो आपको बताना जा रहा हूँ कि इस तरह आपके पास ना, ये आपके पास जो आपने उसके अंदर पेपर रखा था ना, ये वो फ़र्ज़ करें ये वो पेपर है। अब आपने यहाँ एक लाइन लगाई थी जिसको आपने रेफरेंस लाइन या बेस लाइन का नाम दिया था। उसके ऊपर फिर आपने क्या किया था, इसके ऊपर आपने एक स्पॉट लगाया था, एक नुक्ता लगाया था उस सॉल्वेंट का जो आपको वहाँ एनालिसिस के लिए दिया होगा, और नीचे इसमें क्या था, सॉल्वेंट है। अब आपने इस लाइन को कितना डिप करना था उसके अंदर, ये पेपर था उसके, तो पेपर को डिप करना है, ये लाइन उसके डिप नहीं होनी चाहिए। तो जब देखेंगे आप कि ये जो सॉल्वेंट था इसने मूव करना शुरू कर देना है ऊपर की तरफ, तो फ़र्ज़ करें यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और अब इस लाइन को आप सॉल्वेंट फ्रंट का नाम दे लें। किसका नाम दे लेना बच्चों, सॉल्वेंट फ्रंट। कि यहाँ जो सॉल्वेंट था वो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक आ गया। अब बच्चों यहाँ आपने जो स्टेशनरी फेज़ ली थी वो तो आपने वाटर लिया था, और जो यहाँ मोबाइल फेज़ होगी, ये जो नीचे आपने सॉल्वेंट लिया ना, ये यहाँ मोबाइल फेज़ होगी। अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर डिफरेंट कलर के स्पॉट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एक स्पॉट फ़र्ज़ करें ये है, एक स्पॉट आपके पास ये है। अब आपने क्या करना है कि इन स्पॉट्स का जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसको मेजर कर लो। अब आप पहले तो ये काम करें कि ये जो आपके पास रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट था, यहाँ से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया सॉल्वेंट ने वहाँ तक इसको नाम दे लो। यानी कि दोबारा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लाइन आपके पास ये थी, एक लाइन आपके पास ये थी। अब आपने क्या करना है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम दे लें। उसके बाद एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था आपके पास। इस पॉइंट ने या इस स्पॉट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम दे लें। एक स्पॉट ये था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उसको नाम दे लें। फ़र्ज़ करिए हम तरतीब के साथ चलते हैं, पहले इसने ट्रैवल किया सबसे कम, उसको आपने एक्स का नाम दे लिया। फिर उसके बाद इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको आपने वाई का नाम दे लिया। उसके बाद इसने डिस्टेंस यहाँ तक ट्रैवल किया इसको आपने जी का नाम दे लिया। जो स्पॉट ये था उसको आप ए का नाम दे लो, ये जो स्पॉट था इसको आप स्पॉट बी का नाम दे लो। अब जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको उसी तरह ही लिख दो। अब बच्चों ये जो आपके पास पॉइंट या स्पॉट्स आए हैं, अगर आप करना चाहते हैं ए के लिए, यानी कि स्पॉट ए था, इससे पहले भी बच्चों एक टर्म है दैट इज़ आर एफ, इट इज़ आल्सो नोन एज रिटार्डेशन फैक्टर। क्या नाम है बच्चों इसका, रिटार्डेशन फैक्टर। और रिटार्डेशन फैक्टर क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कंपोनेंट्स फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, यानी कंपोनेंट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। जो सॉल्वेंट आपने इस बीकर के अंदर लिया था वो उसको डिवाइड करना है और ऊपर क्या रखना है, जो कंपोनेंट्स ने डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो अगर आप आर एफ की वैल्यू डिटरमाइन करते हो फॉर पॉइंट या स्पॉट ए, तो आप क्या कहेंगे, एक्स ओवर टोटल कितना था जी।
समझ आ रही है बच्चों। रिटार्डेशन फैक्टर फॉर स्पॉट ए, इसके लिए अगर आप रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या आएगी, जिस कंपोनेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो यहाँ हमारे पास था x, वो डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस था जो, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस था उसको z का नाम दिया था, तो z नीचे रख लें। ये था रिटार्डेशन फैक्टर फॉर a। अगर आपने रिटार्डेशन फैक्टर फॉर b डिटरमाइन करना है तो b के लिए आपने क्या आया, इसको नाम दिया था आपने y का, तो y रखें और टोटल कितना था z। तो इस तरह आप किसी भी कंपोनेंट की स्पॉट के लिए जो डिस्टेंस है, रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू है, वो इजीली डिटरमाइंड कर सकते हो। तो डिटरमाइन कैसे करनी है, वो कंपोनेंट जिन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा सॉल्वेंट ने। तो इस तरह आप रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू डिटरमाइंड कर सकते हो। उसके बाद बच्चों ये जो आपके पास पेपर आया, ये जो आपके पास कवर आया था, या ऐसे कह लें जो आपके पास पेपर जो उसके अंदर आपने हैंग किया हुआ था, अब इस पेपर को आप नाम देंगे क्रोमेटोग्राम का, क्रोमेटोग्राम का, यानी कि आपके पास जो स्पॉट का पैटर्न था, एक स्पॉट यहाँ था, एक स्पॉट यहाँ था, यानी कि पेपर के ऊपर स्पॉट्स का जो पैटर्न था दैट इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राम। यानी इसकी डेफिनेशन फिर क्या हुई, द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन द पेपर इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। या आपने क्रोमेटोग्राम की यहाँ से डेफिनेशन भी कर लेनी है। दोबारा हम पीछे जाने लगे हैं बच्चों, पहले पेज पे। यहाँ से आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद इसकी वर्किंग या इसका प्रिंसिपल पढ़ा, फिर आपने यहाँ से रिटार्डेशन फैक्टर की डेफिनेशन की, या यहाँ से आपने इसका जो रेशो है वो फाइंड किया है, उसके बाद यहाँ से आपने क्रोमेटोग्राम की डेफिनेशन की। और ये आपको डायग्राम दी हुई, ये भी आपने अच्छी तरह बनानी है। उसके बाद ये जो मैंने आगे डायग्राम बना के आपको दिखाई है, ये वही है जो आपके पास स्पॉट थे जिन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो बच्चों ये था आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से कुछ सीखा है, एंड थैंक यू फॉर दिस टॉपिक।